हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फैन फिक्शन लव इन फाउंडेशन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट कर देते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वांगजी और वीजिंग तो अपनी बोल सकते हैं एक न्यू लाइफ की शुरुआत कर चुके थे और वो लोग वीजिंग के घर पर काफ़ी अच्छे से रह भी रहे थे। उन्हें आए हुए यहाँ पर 2 डेज़ हो चुके थे। एंड अभी जो वीजिंग था वो तो मस्त आराम से सोया हुआ था। हम दूसरी ओर देखते हैं गुस्सू का सीन। गुस्सू के अंदर जो जियांग फेंगम्यान थे वो लायन सिचन से बातें करते हैं कि वो अपने बेटे को कुछ दिन अपने साथ ले जाना चाहते हैं और उसे वहाँ पर थोड़ा कंफर्टेबल हो इसीलिए वो लेकर जा रहे हैं। तो जियांग चेंग जो है ना वो रेडी हो चुका था क्योंकि अब उसे भी चाहिए था इन सारी चीज़ों से ब्रेक, वो भी थक गया था। एंड दूसरी ओर लायन सिचन भी बोलते हैं ठीक है आप ले जा सकते हैं। एंड इसके बाद तो मैडम यू थोड़ी सी बोल सकते हैं रिलीफ फील करती है कि चलो वो अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाएंगी। एंड देन उसके बाद वो बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत उनके जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। ये सब चीज़ें होने की वजह से बहुत अच्छा फील करती हैं वो तो। एंड देन नेक्स्ट डे होता है। जियांग चेंग अपने रूम में था, वो अपना सारा सामान पैक कर चुका था जो उसे चाहिए था। वो अपना सारा सामान पैक करके अभी बाहर आता है। उसकी गोद में उसका बेबी नहीं था क्योंकि जो बेबी था वो अभी मैडम यू की गोद में था। एंड मैडम यू बोलते बेटा मैं चलती हूँ तुम आ जाना। एंड अभी लायन सेचन अंदर ही खड़े हुए थे। जियांग चेंग जल्दी से जाता है और बोलता है हस्बैंड मैं जा रहा हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिएगा जो भी हुआ उसके लिए। मैं जानता हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती है बट जो हो गया सो हो गया, मैं उसे बदल नहीं सकता हूँ बट कोशिश करूँगा कि मैं सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश करूँ। लायन सेचन देखते हैं और बोलते हैं मुझे कुछ टाइम चाहिए अपने आप को समझने के लिए क्योंकि इन दिनों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो ना तुम्हें समझ आई है ना मुझे समझ आई है। शायद क्या पता हमारे दूर जाने से ही हमारे बीच में ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। ये सुनने के बाद जियांग चेंग कहता है हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद जियांग चेंग बस अपना लेता है बैग एंड देन फिर वो बाहर की ओर निकल जाता है। लायन सिचन देखते रह जाते हैं। इसके बाद वो जाते हैं जियांग चेंग को मेन गेट तक छोड़ने के लिए। जियांग चेंग ने अपने बेबी को पकड़ा हुआ था एंड सामान उसका कैरेज में रख दिया गया था। मैडम यू जियांग चेंग का हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं बेटा चलो। जियांग चेंग अपने बच्चे को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसे दर्द हो रहा था, जैसे उसे ऐसा लग रहा था वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है। पता नहीं क्यों उसके सीने में दर्द हो रहा था। जियांग चेंग एक बार पलट कर फिर से देखता है लायन सिचन वहीं पर खड़े हुए थे। जियांग चेंग जब उन्हें देखता है तो लायन सिचन मुड़कर वापस चले जाते हैं। जियांग चेंग को इतना दर्द हुआ, क्या सच में उसने इतनी बड़ी गलती कर दी? क्या उसे कोई माफ़ नहीं कर सकता? लायन सिचन के अलावा उसे यहाँ पर छोड़ने के लिए कोई नहीं आया। मैडम लायन तो बिल्कुल भी नहीं और न ही लायन किरण आए थे। जियांग चेंग कैरेज में बैठ जाता है। मैडम यू भी बैठ जाती हैं एंड जियांग चेंग अलग कैरेज में था, मैडम यू अलग कैरेज में थी। अभी जियांग चेंग अपने बच्चे को देखता है और बोलता है मुझे माफ़ कर देना पर मैं सब ये अब हैंडल नहीं कर सकता। लोगों के ताने, हस्बैंड का इस तरह से मुझसे रूठ जाना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मेरी जान जा रही है ये सब चीज़ों की वजह से, मैं अब नहीं हैंडल कर सकता। मैं अब इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कुछ टाइम अपने आप के साथ ही बिताना होगा। ये बोलकर जियांग चेंग बस एक बार फिर से कैरेज से बाहर देखता है और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने बच्चे को गले लगा लेता है और बोलता है कोई बात नहीं, अगर मेरा बच्चा किसी को नहीं चाहिए तो मैं खुद इसे अपने पास रखूँगा, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर सकता हूँ। और ये बोलकर वो अपने बच्चे को सीने से लगाकर बस अपने दिल में दर्द लिए हुए वहाँ से चला जाता है। जियांग चेंग सोच चुका था कि ये उसी की किए की सज़ा है जो उसे मिली है इस तरह से उसके बच्चे को। और जियांग चेंग अब ठान चुका था कि वो अपने बच्चे को ये सब चीज़ों के बीच में बड़ा नहीं होने देगा, जैसे वो कुछ और ही ठान कर आया था अपने माँ बाबा के साथ। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद वो कैरेज वहाँ से जा चुका था बहुत दूर। एंड कुछ ही टाइम के बाद क्लाउड रेसेस की सीमाएं भी वहाँ से दूर हो चुकी थी और अभी वो लोग जियांग सेक्ट की ओर बढ़ रहे थे। जियांग चेंग बस बैठकर अपने आते जाते सारे रास्तों को देख रहा था और बहुत कुछ सोच रहा था। जियांग चेंग बोलता है काश वीजिंग मैं तुमसे एक बार फिर मिलूं और तुमसे माफ़ी मांगूं जो मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके लिए, और मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी तुमसे मांग लूँगा, तुम्हें बता दूँगा कि मैंने क्या किया है। शायद क्या पता मेरे बच्चे को ये बद्दुआ हट जाए। एंड ये बोलकर जियांग चेंग रोता है। इसके बाद वो चुपचाप ऐसे बैठा रहता है और वो लोग जियांग सेक्ट की ओर निकल चुके थे। हम अभी देखते हैं लैन क्लैन का सीन। वांग जी वो तो जा चुका था एंड सारी जिम्मेदारियां लायन सेचन पर आ चुकी थी। लायन सेचन अभी पूरी तरह से कामों के नीचे दब चुका था, उसे सेक्ट का हर एक काम करना पड़ रहा था और वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो रहा था कि वो बता नहीं सकता था अपने माइंड का डिप्रेस, उसके पास अब बताने के लिए कुछ भी नहीं था। लायन सेचन
पहले थोड़ा बहुत जियांग चेंग से शेयर तो करता था, बट अब कुछ भी नहीं था ऐसा, सब बदल गया। जियांग चेंग जा चुका है और लैन सेजन अब अकेला पड़ चुका है। उसके माता पिता तो हर वक्त उसे बस यही बोलते रहते हैं कि उसे सेक्ट का हायर लेकर आना है, हायर लेकर आना है। लैन सेजन थक चुका था, वो अब बोझ तले दब रहा था। वो बोलता है, वांग जी तुम क्यों चले गए? तुम होते तो कम से कम काम तो आधा होता। नहीं, क्या करूँ मैं अब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पूरी तरह से थक चुका था इन सारी चीज़ों के बीच। वहीं हम देखते हैं वांग जी और वी जिंग को नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वो लोग उठते हैं, बच्चों को भी रेडी करते हैं। इसके बाद वांग जी और वी जिंग फिर से जो ना सबके साथ नाश्ता करते हैं। नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो जाता है नाउ। इसके बाद वी जिंग अपनी माँ बाबा के साथ थोड़ी देर घूमता है, बातें करता है। वांग जी भी बैठता है एंड जो बोल सकते हैं वी जिंग के पिता थे यानी कि वी चांग से, वो वांग जी से बोलते हैं, वांग जी क्या तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकना चाहोगे? मेरा मतलब है तुम हमारे जो यहाँ पे सैनिक हैं उन्हें स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवा सकते हो। वांग जी उन्हें बोलता है, मैं? वो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक कल्टिवेटर हो वांग जी। मैं बस तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ। क्या है कि जो हमारे यहाँ पर जो इन्हें गुरुजी सिखाया करते थे वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, तो इसीलिए वो हमारे मतलब सैनिकों को नहीं सिखा सकते हैं। तो क्या तुम करोगे? वी जिंग सोचने लगता है, वांग जी भी देख रहा था एंड वो बोलते हैं, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो वांग जी। देखो मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ एक तरह से, एंड मैं जानता हूँ ये नहीं करना चाहिए, बट वांग जी वी जिंग को देखता है और बोलता है, मैं वो आपको बातें बता सकता हूँ। वो बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, जब तक तुम यहाँ पर हो आराम से सोच लो। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है, जी। एंड इसके बाद वो कुछ और लोग चीज़ें डिस्कस करते हैं। वी जिंग बहुत खुश था, बातें कर रहा था। इसके बाद वो मैडम जो वी थी वो बोलती है, वी जिंग बेटा कोई बात नहीं, तुम जाओ एंड देख लो हमारा सेक्ट, हमारा घर नहीं देखना तुम्हें? ये बोलता है, हाँ मुझे देखना है हस्बैंड, चलिए मैं आपको हमारा सेक्ट दिखाता हूँ पूरी तरह से, हमारा घर, यहाँ पर बचपन में बहुत सारी चीज़ें जो मैं किया करता था, चलो। वांग जी बोलते हैं, हाँ। वो बोलते हैं, एक काम करो, बच्चों को ये रहने दो, मैं संभाल लूँगी। वी जिंग बोलता है, माँ अगर ये तंग करेंगे आपको? वो बोलते नहीं करेंगे, मुझे दे दो। एंड वैसे भी तुम चले जाओगे तो मैं किसके साथ, इन बच्चों के साथ तो खेलूंगी ना। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा भाई वापस आ रहा है। वी जिंग बोलता, सच में वो वापस आ रहा है? वो बोलती, हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो पता है उसे गुरुकुल पढ़ाई के लिए भेज दिया था, तो वो यहाँ पे नहीं है। पर हाँ, मैंने उसके गुरुजी से बात की तो उन्होंने कहा है कि वो 10 दिनों के लिए उसे यहाँ पर आने की अनुमति दे रहे हैं, तो वो शाम तक आ जाएगा। ये सुनने के बाद तो वी जिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ उससे मिलने के लिए। मैंने उसे लास्ट टाइम बहुत बाद में, मतलब काफ़ी टाइम हो गया उसे देखे हुए। वो बोलती है, हाँ बिल्कुल, एंड वो बहुत अच्छा है। वी जिंग बोलता है, हाँ माँ अच्छा तो होगा ही, मेरा भाई जो है। वो बोलते हैं, हाँ सही कहा। इसके बाद वी जिंग वांग जी के साथ वहाँ से चलने लगता है। वांग जी और वी जिंग चल रहे थे एंड वांग जी को हेजिटेशन हो रही थी कि वो वी जिंग का हाथ पकड़े या न पकड़े, क्योंकि वी जिंग अभी वांग जी को बोल सकते हैं लोटस पॉन्ड दिखा रहा था, जिसके अंदर बहुत सारे लोटस के जो फ्लावर्स थे वो लगे हुए थे चारों तरफ। एंड वी जिंग चल रहा था आगे की ओर और वांग जी को बता रहा था कि बचपन में वो यहाँ पर क्या किया करता था। वांग जी बस वी जिंग के हाथ को देख रहा था और हिम्मत कर रहा था कि वो जैसे वी जिंग का हाथ पकड़ ले, बट कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि अगर वी जिंग गुस्सा कर गया तो। बट वो हिम्मत करके बस धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड कुछ वी जिंग को टच होता है थोड़ा सा ही सही, एंड वांग जी अपना हाथ साइड कर लेता है और दूसरी ओर देखने लगता है। वांग जी की सिचुएशन बहुत बुरी हो गई थी यहाँ पर। हम वी जिंग को देखते हैं और वी जिंग कुछ ये नोटिस करता है चीज़, एंड जब वी जिंग ये देखता है कि वांग जी क्या करने की कोशिश कर रहा है तो वी जिंग स्माइल करता है एंड देन उसके बाद वो वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, हस्बैंड आप ये कर सकते हैं। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वी जिंग को देखता है और उसके कान बिल्कुल रेड हो जाते हैं। इसके बाद वी जिंग वांग जी के हाथ पकड़कर साथ साथ चलने लगता है और वो लोग लोटस पॉन्ड को देख रहे थे। वी जिंग वांग जी को देखकर बोला, आपको पता है हस्बैंड, जब मैं छोटा था ना तब मैं इसके अंदर हमेशा लोटस सीड तोड़ने के लिए माँ मुझे भेजा करती थी और मैं बुरी तरह से कीचड़ में सन जाया करता था। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, अच्छा। यंग बोलता, हाँ। और उसके बाद माँ मुझे बहुत डांटती थी, मुझे कहती थी माँ कि मैं ओमेगा हूँ, मुझे इस तरह से बाहर बिहेव नहीं करना चाहिए, मुझे हमेशा से एक अच्छे डिसेंट वे में रहना चाहिए, क्योंकि मैं एक प्रिंस हूँ और एक ओमेगा भी हूँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वी जिंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग को आज़ादी है, वो जो चाहे वो कर सकता है। एंड ये सुन के वी जिंग बोलता है, सच में? वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ये सुनने के बाद तो वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है, आप इस वर्ल्ड के सबसे अच्छे हस्बैंड हो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी रुक जाता है और वी जिंग को देखता है। वी जिंग बोलता है, क्या हुआ? वांग जी बोलता है, नहीं, शायद मैं ऐसा नहीं हूँ वी जिंग। वी जिंग देखता है वांग जी के पास आता है, बताया, ऐसा क्यों कहा आपने? आप वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो, पता है आपको। आप मुझे हर एक चीज़ देते हो, मतलब आप, मैं जो चाहता हूँ आप वो ला देते हो मुझे, तो हुए ना वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड। वांग जी बोलता, नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा हूँ, तुम्हें एक झोपड़ी में रहना पड़ रहा है और वहाँ पर तुम्हें पत्थर पर सोना पड़ रहा है। मेरा वी जिंग सब डिज़र्व करता है।
वो ये सब डिज़र्व नहीं करता। एंड ये बोल कर वांग जी अपना सर नीचे कर लेता। विकिंग बोलता है आपको पता है एक ओमेगा क्या चाहता है? एक ओमेगा यही चाहता है कि उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी केयर करे, और आप वो सारी चीज़ें करते हो। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे एज अ हस्बैंड मिले। आपको पता भी है मैं जब आप जब मतलब मैं आपको जब देखता था ना पहले क्लाउड रेसेस में, तब आपको देखने के बाद मैं यही सोचता था कि आपका जो भी ओमेगा होगा वो दुनिया का सबसे खुदकिस्मत ओमेगा होगा, क्योंकि उसे आप मिलोगे, इतने केयर करने वाले, इतने प्यार करने वाले। बट देखो आप तो मुझे ही मिल गई। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और वो ब्लश कर जाता है। वांग जी बोलता है तुम ये सब सोचते थे मेरे बारे में? वीजिंग बोलता है हाँ सोचता था, मतलब तुम जब मेरी केयर करते थे तो मुझे लगता था कि तुम अपने भाई के हस्बैंड। एंड ये बोल कर रुक जाता है। वीजिंग बोलता है जब तुम किसी और ओमेगा की इतनी परवाह कर सकते हो तो सोचो तुम अपने खुद के ओमेगा की कितनी परवाह करोगे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है क्योंकि आप मेरा प्यार थे इसीलिए। एंड ये सुनने के बाद विजिंग बोलता है हाँ जानता, अब मुझे पता चल रहा है तुम वो सारी चीज़ें मेरे लिए क्यों किया करते थे। हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमना, मुझे चीज़ें ला कर देना, है ना? वांग जी बोलता है वो मैं। वीजिंग देखता है और बोलता है ओह, तो हैंगवांग जन शर्माते भी हैं। वीजिंग जो है ना वांग जी को टीज़ करता है बहुत ही ज़्यादा, और वांग जी तो वीजिंग की इस टीजिंग से बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है। कुछ ही टाइम के बाद वांग जी और वीजिंग ऐसे लेक के पास बैठ जाते हैं और वो लोग थोड़ा अपना एक साथ टाइम स्पेंड कर देते हैं। वांग जी वीजिंग के पास ही बैठा हुआ था एंड उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था एंड वो लोग बाहर की ओर देख रहे थे। जो ब्यूटीफुल नज़ारा था उन सारी चीज़ों को ही ऐसे ही करके वो कुछ देर ऐसे स्पेंड करते वहाँ पर। एंड देन इसके बाद वांग जी बोलते चले बच्चे कहीं रोने ना लगे। एक बोलता हाँ चलिए हस्बैंड। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों वापस आते हैं बच्चों के साथ। मैडम जो वी थी वो भी थी एंड जो वीजिंग के पिता थे वो तो जा चुके थे क्योंकि उन्हें वो सेक्ट का बहुत ही सारा काम होता है करने के लिए, तो वो तो जा चुके थे। इसके बाद वीजिंग की जो मॉम थी वो वीजिंग के पास आती हैं और बोलती हैं बेटा सब काम हो गया। वीजिंग बोलता है बस हम हस्बैंड के साथ थोड़ा बाहर। वो बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जाना चाहिए, वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वीजिंग बोलता है हाँ सही कहा। देन इसके बाद वो लोग थोड़ा और टाइम बाहर स्पेंड करते हैं। फिर वीजिंग बच्चों को लेकर वापस से कॉटेज आता है, यानी कि जो उसका रूम था वहाँ पर आता है। वीजिंग बैठ जाता है। वीजिंग बोलता है हस्बैंड आप आयोन को बात दिला देंगे? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद वांग जी आयोन को बाथरूम में लेके जाता है। देन वो उसे बात वगैरह दिलाता है। हम देखते हैं यहाँ पे जो वीजिंग था वो बच्चे को जो है ना वो मिल्क फीड करवाता है, क्योंकि जो वीजिंग का बेबी बॉय था वो रोने लग गया था। देन उसे चुप करवाने के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा था। वीजिंग उसे मिल्क फीड करवाता है एंड बेबी जो बॉय था वो चुपचाप करके मिल्क फीड कर लेता है एंड वो साथ में ही वीजिंग के फेस के साथ खेलने लगता है, अपने हाथों से कहीं ना कहीं उसे टच करने लगता है। वीजिंग देखता है और बोलता है ओह मेरा बच्चा सच में तो बहुत शरारती है मेरी तरह। बिल्कुल, क्योंकि बचपन में वीजिंग भी ऐसा हुआ करता था, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ वीजिंग ने अपना बचपन जिया ही नहीं, क्योंकि वीजिंग का बचपन तो बहुत ही पहले ख़त्म हो गया था। 10 साल की उम्र में ही उसने इतना सब कुछ सह लिया था। वीजिंग अपनी बेबी गर्ल को देखता है जो पास में ही सोई हुई थी। वीजिंग उसे देखने के बाद सोचता है बेबी अगर तुम ओमेगा गर्ल हो जो कि तुम हो, मैं तुम्हें कभी भी अपनी हालत में नहीं लाऊंगा। जैसे मैंने अपने आप को सहा है, मैंने कैसे इन सारी चीज़ों को सहा है, तुम कभी नहीं सहोगी। तुम पूरी तरह से अच्छे से ग्रो अप होगी और जब तुम कहोगी कि तुम्हें कोई पसंद है उसी के साथ मैं ये सब सोचूंगा, वरना मैं सब ये सोचना तक नहीं चाहता हूँ। एंड ये बोलकर वीजिंग अपनी बेबी गर्ल के सिर पर हाथ रखता है। दैन फिर उसे सहलाता है एंड कुछ ही टाइम के बाद वांग जी भी आ चुका था। आयुआन को बात दिला के वांग जी आयुआन को लेके आता है। दैन फिर कपड़े वगैरह निकालता है आयुआन के और आयुआन को कपड़े पहनाता है। इसके बाद वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है वीजिंग क्या मैं बात दिला दूँ इसे भी? वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ बट बहुत ही केयरफुली। वांग जी बोलता है हाँ चिंता मत करो, मैंने ग्रैनी वैन से सब सीखा था। वीजिंग बोलते ठीक है आप कर लीजिए हस्बैंड। इसके बाद वांग जी जाता है और अपनी बेबी गर्ल को लेके जाता है। देन वो बहुत ही प्यार से उसे बात दिलाता है। वांग जी कुछ ही टाइम के बाद उसे बात दिला के वापस लेकर आता है एंड फिर उसे कपड़े से कवर करता है और बोलता है लाओ मुझे ये भी दे दो। वीजिंग फिर दे देता है एंड वांग जी अपने बेबी बॉय को लेके जाता है, उसे भी बात दिला के बाहर लेकर आता है। तब तक वीजिंग ने दोनों बच्चों को अच्छे से रेडी कर दिया था ना। इसके बाद बच्चे भी तैयार हो चुके थे एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वो एंड तभी डोर पे नॉक होता है। वीजिंग डोर ओपन करता है तो वहाँ पर जो वीजिंग की मॉम थी वो थी। वीजिंग बोलता है माँ, वो बोलती हाँ मैं बच्चों को लेने के लिए आई थी, हम बाहर खेल रहे हैं, मुझे दे दो दोनों को। वीजिंग बोलते पर माँ आप, वो बोलती हैं अरे कोई बात नहीं, तुमने मिल्क फीड करवा दिया ना? वीजिंग बोलता हाँ मैंने करवा तो दिया है। वो बोलती तो मुझे दे दो। इसके बाद वो बच्चों को ले लेती है। वीजिंग बोलता है माँ, वो बोलती कोई बात नहीं बेटा ठीक है। एंड इसके बाद वो वीजिंग की ईयर के पास आते हैं और बोलते हैं अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करो। एंड वीजिंग ये सुनता है तो उसके कान रेड हो जाते हैं। वीजिंग बोलता है माँ, वो बोलती क्या, मज़े को छुपा नहीं है ठीक है।
एन्जॉय। एंड देन इसके बाद वो बच्चों को लेके चली जाती है, आयुन को अपने साथ ले जाती है और वो बोलती है चलो मैं तुम्हें बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना खिलाऊंगी। आयुन तो उनके साथ चला जाता है। अभी वांगजी और वीजिंग ही रूम में थे। वीजिंग बोलता है हस्बैंड, वो वांगजी बोलता है मैं बात लेके आता हूँ। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वांगजी अपने क्लोथ लेता है, दैन फिर वो चला जाता है बात लेने के लिए। एंड वांगजी अंदर आता है, कपड़ों को रख देता है, उसके बाद वो बात लेने लगता है। वांगजी बात ले रहा था एंड हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग बाहर था एंड वो अपने कपड़ों को अच्छे से फोल्ड वगैरह करके रख रहा था। एंड जो अभी कपड़े थे यानी कि बात वगैरह ले लिए थे, जो जो कपड़े गंदे हो गए थे, वीजिंग उन्हें निकाल रहा था। वीजिंग सारी चीज़ रख लेता है। कुछ ही टाइम के बाद वांगजी बात लेके आ जाता है। इसके बाद वीजिंग अपने कपड़े लेता है और वो बाथरूम में चला जाता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वीजिंग बात लेके बाहर आता है एंड उसने अपने बोल सकते हैं ऊपर एक थिन से लेयर को डाला हुआ था। एंड वो बाहर आता है। वांगजी वीजिंग को देखता है और देखता ही रह जाता है। वीजिंग की बॉडी ओ माय गॉड इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बर्थ देने की वजह से तो वीजिंग और भी चबी चबी लग रहा था। एंड वांगजी तो बस वीजिंग को देखने में ही पूरी तरह से खो जाता है, क्योंकि वीजिंग था ही इतना ब्यूटीफुल कि वांगजी अपने आप को जैसे रोक ही नहीं पाता। एंड वो धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है। वीजिंग ये सब चीज़ें मतलब बोल सकते हैं उसके माइंड में नहीं आया, वो बस सिंपली आ गया बाहर। उसे लगा वांगजी चला गया होगा। एंड जैसे ही वीजिंग वांगजी को देखता है अपने सामने, वो शॉक रह जाता है, क्योंकि वांगजी पहले साइड में खड़ा हुआ था एंड अब वो उसके सामने आ गया था। एंड वीजिंग फ्रीज। वांगजी वीजिंग के पास आता है और बस वीजिंग को देखने लगता है ऊपर से लेकर नीचे तक। वीजिंग की बॉडी पूरी तरह से पानी से रैप अप हो चुकी थी, यानी कि उसकी बॉडी पर अभी भी वाटर ड्रॉप्स थी एंड उनमें वीजिंग बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। एंड वांगजी अपना हाथ वीजिंग के फेस पे रखता है एंड वीजिंग के दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो जाती है कि वो बता तक नहीं सकता है। वीजिंग की धड़कनें तो थक 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 ऐसे कर रही थी। एंड वांगजी अपना हाथ वीजिंग के फेस पे रख के उसे टच करता है एंड वीजिंग आंखें बंद कर लेता है, वांगजी को देखता है। वांगजी आगे की ओर बढ़ता है एंड वो वीजिंग के फेस को ऊपर करता है उसकी चिन से पकड़ के एंड उसको देखने लगता है। वीजिंग वांगजी को देख रहा था एंड वीजिंग अपनी आइज़ को बंद कर लेता है, क्योंकि उसे पता था क्या होने वाला है। एंड वीजिंग शायद एक्साइटेड था। वांगजी भी वीजिंग को ऐसे देखता है और स्माइल करता है, वो भी अपने लिप्स को आगे बढ़ाता है, बट वो रुक जाता है कुछ सोचकर। उसे याद आता है कि वीजिंग ने कहा था कि वो अभी ये सब नहीं चाहता है। एंड ये सब चीज़ें होने के बाद वांगजी रुक जाता है एंड देन फिर वो मतलब दूर होने लगता है। जब वीजिंग को कुछ भी फील नहीं होता तब वो आइज़ ओपन करके देखता है वांगजी को। वांगजी वीजिंग को देखता है एंड देन इसके बाद वीजिंग बोलता है हस्बैंड। वांगजी बोलता है वो आई एम सॉरी वीजिंग, मुझे माफ़ कर देना, तुमने कहा था कि तुम अभी ये सब नहीं चाहते हो और मैंने सॉरी, अब माफ़ कर देना, ये बोलकर वांगजी साइड हट जाता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग वहीं पर खड़ा रह जाता है और सोचता है क्या वो चले गए, ओ ऐसे कैसे कर सकते हैं वो। वीजिंग सोचता है तुमने ही तो कहा था। ओ गॉड वीजिंग, कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूँगा, वैसे भी ठीक ही है। हाँ। एंड वीजिंग जो है ना बस अपने आप को ब्लश करने से रोकता है। इसके बाद वो अपने कपड़े पहनता है, अपने आप को ठीक करता है और वो वहाँ से चला जाता है बाहर की ओर। हम अभी देखते हैं जो वीजिंग है ना बाहर आता है और उसके बाद वो अपने माता पिता के साथ बैठता है, उनके साथ बातें करता है, बच्चों के साथ खेलता है। एंड वीजिंग खुश था यहाँ पे। वीजिंग को तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करने को मिल रही थी। हम देखते हैं ऐसे करके वीजिंग अपने वहाँ पे एक और दिन बिता देता है अपने माता पिता के साथ। नाउ अभी वहाँ पे देखते हैं वीजिंग को रहते हुए 4 दिन हो चुके थे एंड वांगजी ने हाँ बोल दिया था कि वो ठीक है 15 दिन यहाँ पर रुक सकता है, क्योंकि वांगजी को याद है वांगजी उन लोगों के लिए जो वैन सेक्ट है उन लोगों के लिए जो पैसे छोड़ कर आया वहाँ पर वो 15 दिन तक तो आराम से चल जाएंगे वांगजी, क्योंकि उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकता है ऐसे बीच राह में। तो वांगजी लेटर लिख देता है वैन किंग को कि वो 15 दिन के बाद वापस आ जाएगा। एंड वांगजी अभी थोड़ा ठीक था, देन फिर वो बोलता है कि ठीक है वो 15 दिन रुकेगा एंड वी सेक्ट के जो सैनिक है उन्हें स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवाएगा। एंड वीजिंग भी काफ़ी अच्छा था एंड आज जो है ना वो वीजिंग का भाई आ चुका था। एंड वीजिंग जब अपने लिटिल ब्रदर को देखता है एंड वीजिंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड वीजिंग अपने भाई को गले लगाता है और बोलता है ओह माय गॉड देखो शियान तुम कितने बड़े हो गए हो। वी शियान बोलता है हाँ गगा बिल्कुल, एंड आप तो और भी ज़्यादा प्रिटी हो गए हो। वीजिंग देखता है और बोलता है ओह सच में, वो बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ गगा आपके लिए। आपको पता है मैं आपको बहुत ही कम देख पाता था, मैं हमेशा बोलता था कि मुझे गगा के पास जाना है, बट मेरे मम्मी पापा तो मुझे लेकर ही नहीं जाते। वीजिंग बोलता कोई बात नहीं, चिंता मत करो विशियान, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो अब हम बहुत सारा गेम खेलेंगे। ये सुन के तो विशियान बहुत ही हैप्पी हो जाता है और बोलता चलिए। इसके बाद वीजिंग तो अपने भाई के साथ चला जाता है एंड वांगजी बच्चों को संभालता है और वीजिंग को ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करता हुआ देखकर खुश होता है। हम दूसरी ओर अभी देखते हैं जियांग सेक्ट का सीन। जियांग सेक्ट के अंदर जियांग चेंग को आए हुए 2 डेज़ हो चुके थे एंड इन 2 दिनों में वो पूरी तरह से गुमसुम हो चुका था, बस बैठा रहता था, कुछ भी नहीं करता
करता था, सोचता रहता काफ़ी सारी चीज़ें। एंड लोग बोल सकते हैं बातें तो करेंगे ही, और जियांग चेंग को लेके बातें हो रही थी, तो जियांग चेंग अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि ऐसा धंसता जा रहा था, अपने मन के अंदर ही खोता जा रहा था। किसी से बात नहीं करना, किसी के पास नहीं जाना। मैडम यू जियांग चेंग को बाहर खुद लेके जाती थी ताकि वो थोड़ा घूमे फिरे, बट जियांग चेंग तो जैसे बोल सकते हैं अपने अकेलेपन में ही रहना पसंद करने लगा था। जो पहले हंसता था, मुस्कुराता था, अब वो भी एकांत में रहने लगा था। जियांग चेंग अभी बैठा हुआ था, तभी मैडम यू बोलती हैं, चेंग क्या हुआ बेटा, चलो हम बाहर चलते हैं, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जियांग चेंग बोलता, माँ मुझे नहीं जाना। वो बोलती हैं, बेटा चलो ना, और वो वहाँ से जियांग चेंग को लेके चली जाती हैं। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जियांग चेंग सेक्ट में पहुंचता है, एंड वो बहुत सारी शॉप्स वगैरह थी, पर जियांग चेंग का कोई ध्यान नहीं था। मैडम जो बोलती हैं, जियांग चेंग मुझे थोड़ा काम है इस इन में, ठीक है तुम जाओ। जियांग चेंग बोलता है, ठीक है माँ। वो बोलती है, तुम आसपास की चीज़ें देख लो, ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आऊँगी। ये सुनने के बाद वो बोलती हैं, जियांग चेंग बोलता है, ठीक है माँ। और उसके पास एक सैनिक रहता है और वो उसके पीछे पीछे चलता है। जियांग चेंग वहाँ से जा चुका था और वो बस बोल सकते हैं खोया हुआ सा चल रहा था, किसी चीज़ पर भी उसका कोई ध्यान नहीं था। वही मैडम जो अपना काम था वो करने के लिए चले जाते हैं। उन्हें कुछ रोप्स बनवाने थे जियांग चेंग के लिए, न्यू, काफ़ी अच्छे अच्छे। जियांग चेंग बस चलता जा रहा था, चलते जा रहा था। तभी उसकी नज़र जाती है एक शॉप के ऊपर जो कि मेडिटेशन टाइप की थी। जियांग चेंग जब उस शॉप को देखता है, उसके पास आता है एंड वो उस शॉप को देखने लगता है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। तभी वहाँ पर जियांग चेंग को कुछ मिलता है एंड वहाँ पर लगे हुए बोल सकते एक तरह की वो पोस्टर पर नज़र जाती है उसकी, एंड वो उसे अपने हाथों में लेता है और उसे देखने लगता है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। एंड कुछ ही टाइम के बाद शॉप ओनर आता है और बोलता है, जी आपको कुछ चाहिए। जियांग चेंग बोलते हैं, हाँ आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। वो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल मैं बता सकता हूँ आपको। एंड ऐसे ही करके लगभग जियांग चेंग उनके साथ 1 घंटे तक बात करता है। वो बोलते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? वो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके पता कर सकते हैं। जियांग चेंग बोलता है, जी बिल्कुल मैं जाना चाहूँगा, आप मुझे बताएंगे? वो बोलता है, हाँ बिल्कुल। एंड कुछ ही टाइम के बाद वो लाकर कुछ चीज़ें जियांग चेंग को देता है। जियांग चेंग वो सारी चीज़ लेता है, बोलता है शुक्रिया। इसके बाद जियांग चेंग वो सारी चीज़ें अपने बैग में रख लेता है और उसके बाद वो आगे की ओर चलने लगता है। जियांग चेंग को जैसे एक उम्मीद मिली थी, वो अपने बच्चे को देखता है और बोलता है, मुझे जो करना पड़े वो मैं करूँगा। जियांग चेंग आंखें बंद कर लेता है और इसके बाद वो अपने बच्चे के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। कुछ ही टाइम के बाद मैडम यू आती हैं और बोलते, चेंग बेटा चले। जियांग चेंग बोलता है, जी माँ। एंड इसके बाद वो लोग कुछ और देर घूमते हैं, इनमें जाते हैं, वहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद जियांग चेंग अपनी माँ के साथ वापस से अपने सेट लौट आता है। जियांग चेंग अभी उस चीज़ों को छुपा कर रख देता है। देन इसके बाद वो उधर चीज़ें करने लगता है। मैडम यू जियांग चेंग को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी एंड वो उसे काफ़ी सारी चीज़ों में अपना मन लगाने के लिए बोल रही थी, और वो अपने सेक्ट के कुछ हीलर्स को भी बुलाती हैं और बेबी को चेक करने के लिए बोलते हैं। बेबी को चेक किया जाता है और वो बोलते हैं कि जी हम कोशिश कर सकते हैं मैडम यू। मैडम यू बोलते हैं, ज़रूर करिए। और उसके बाद वहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है। जियांग चेंग देख रहा था। मैडम ये बोलती है, चिंता मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े जो है ना वैद्य हैं और हो सकता है इनकी मतलब दवाइयों की वजह से हमारा बेबी ठीक हो जाए। विजिंग बोलता है, हाँ माँ। और जियांग चेंग वहीं पे रहता है और अपना टाइम वहीं पे स्पेंड कर देता है। जियांग चेंग सोचता है एक बार वो देख लेता है, क्या पता ये दवाइयाँ असर कर जाए। उन्होंने कहा था कि हम ये दवाइयाँ 2 से 3 महीने तक देंगे बच्चे को, क्या पता इससे ठीक हो जाए। एंड बच्चे की मालिश भी करनी होगी हाथों पैरों की पूरी तरह से। जियांग चेंग मान जाता है। हम देखते हैं दूसरी ओर अभी वीजिंग को, वांग जी और वीजिंग अपनी लाइफ को कुछ टाइम के लिए वहीं पर ही स्पेंड करते हैं। एंड वांग जी बच्चों को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवाता, वीजिंग बच्चों का ख्याल रखता, वांग जी वीजिंग का भी रखता। एंड ऐसे ही देखते ही देखते 15 दिन बीत जाते हैं। एंड इन 15 दिनों के बाद वांग जी बोलता है कि अब मुझे जाना होगा। एंड इसके बाद वीजिंग के माता पिता भी नहीं रोकते हैं। वो लोग बहुत सारी चीज़ें वांग जी को देते हैं बट वांग जी मना कर देता है। वो बोलते ठीक है तुम तो नहीं ले सकते हो, बट मेरा बेटा उसे तो मैं खुशी खुशी दूंगा। एंड वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें एज अ होता है रीति रिवाज, जब भी मतलब वापस जाता है बेटा अपने घर तो उसे दी जाती है। एंड इसके बाद वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं। बीजिंग बोलता है, माँ पापा जब बच्चे 1 साल के हो जाएंगे, जब हम उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे तब आपको आना होगा। वो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बेटा, हम क्यों नहीं आएंगे। तो बीजिंग खुश हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर कैरेज को बुला दिया जाता है और ये कैरेज जो है ना वो जो बीजिंग के पिता थे उन्होंने ही बीजिंग को गिफ्ट किया था एज अ। वांग जी ने मना किया बट बीजिंग को एज अ मतलब अपना बेटा होने के लिए उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ा। वांग जी और बीजिंग दोनों कैरेज में बैठ जाते हैं। एंड देन इसके बाद जो बच्चे थे उन्हें भी अच्छे से आराम से लिटा दिया जाता है। एंड कैरेज छोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा था एंड बहुत ही
ब्यूटीफुल भी था। इसके बाद वांग जी सबको बाय बोलता है, वीजिंग भी अलविदा बोलता है। वीजिंग अपने भाई को देखता है और बोलता है जब मैं वापस मिलूँ तो अच्छे से अपनी शिक्षा कंप्लीट करना। वो बोलता है हाँ काका, मैं बिल्कुल करूँगा। वीजिंग फिर बाय बोलता है और उन सभी को कुछ छोटी छोटी चीज़ें देकर जाता है, क्योंकि वीजिंग का भी फ़र्ज़ बनता देने का। एंड वीजिंग ने अपने भाई को एक स्वॉर्ड दी थी जो कि बहुत ही प्यारी थी। वीजिंग उसे बोल सकते हैं कि लेकर आया था, एंड वांग जी ने भी उसे हेल्प की थी उस स्वॉर्ड को चूज़ करने में। एंड वीजिंग का ब्रदर तो बहुत ही खुश हो गया था और उसने कहा था कि वो ये स्वॉर्ड हमेशा अपने पास रखेगा। एंड नाउ अभी टाइम देखते हैं हम। वीजिंग कैरेज में बैठकर अपने माता पिता को अलविदा कह रहा था, एंड वीजिंग बाय बाय बोलता है। उसके बाद कैरेज स्टार्ट होता है। वांग जी वीजिंग को हक करता है और बोलता है वीजिंग दुखी मत हो। वीजिंग बोलता है हाँ। एंड इसके बाद वीजिंग और वांग जी फिर से निकल जाते हैं अपने सेक्ट के लिए। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद वांग जी पूरे 2 या 3 दिन ट्रैवल करते हैं और उसके बाद वापस से वो वैन सेक्ट वापस लौट आते हैं वैन कबीले के लोगों के पास। एंड जैसे ही वीजिंग और वांग जी आई वन वहाँ पर पहुँचते हैं, सभी लोग उन दोनों का स्वागत करते हैं और बोलते हैं सच में हम तो बहुत खुश हो गए आपको देखकर। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल, बट घर जैसी फीलिंग थोड़ी ना आती है। घर तो घर होता है, मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर वापस आ गया। वांग जी बोलता है वीजिंग हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद वीजिंग और जो वांग जी थे वो दोनों आते हैं, बच्चों को भी लाया जाता है। वैन किंग बोलती है क्या हुआ वीजिंग, तुम थक गए। वीजिंग बोलता हाँ बहुत थक गया, हाँ सच में बहुत काम है। वांग जी बोलता कोई बात नहीं वीजिंग तुम आराम करो। इसके बाद वीजिंग तो बच्चों के साथ अंदर चला जाता है, एंड जो बच्चे थे वो भी बहुत ही थक गए थे तो उन्हें भी रेस्ट करने के लिए वहाँ पे लिटाया जाता है। एंड आई वन तो चला जाता है। आई वन वैन किंग और वैनिंग के पास आता है, ग्रैनी वैन के पास आता है और उन्हीं के साथ वो अपना टाइम स्पेंड करता है और बोलता है मैंने आपको बहुत मिस किया। वो बोलते हैं अच्छा तुमने मिस किया, पर तुमने तो हमें लगता नहीं है मिस किया होगा, तो बहुत ही वहाँ पे बहुत ही खुश थे ना। ये सुन के आई वन बोलते हाँ वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी शीजे। ये सुनने के बाद वो स्माइल करती हैं और उसके बाद वो बोलते हैं चलो अब मैं बात दिला देती हूँ। आई वन बोलता है ओके। वैन किंग उसे बात वगैरह दिलाने के लिए लेके चली जाती है। जो वैनिंग था वो अदर सेक्ट के जो भी काम थे उन्हें करने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं ऐसे ही करके उन लोगों का टाइम बीतता है। एंड नाउ अभी नाइट का टाइम हो चुका था, सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। नाउ वीजिंग को अभी ऐसा लग रहा था जैसे वो वापस घर आ गया। हम दूसरी ओर देखते हैं लैंड सेक्ट का सीन। लैंड सेक्ट के अंदर जो लैंड सिजन थे वो पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। बस काम काम और काम। वो जैसे कि मानो हर एक चीज़ से दूर हो गए थे अब। ना ही तो वो अपने माता पिता से मिलता था, ना ही कुछ और वो वांग जी को भी ढूंढ रहा था। बट वांग जी के बारे में उसे एक चीज़ पता चली थी और वो ये थी कि वांग जी वीजिंग के घर गया है। एंड उन्हें कुछ और चीज़ें भी पता चली। ये सब जानने के बाद जैसे लान सेचन अपने आप को वो फेस करने के लिए तैयार ही नहीं कर पा रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि वांग जी वी सेक्ट आया है, बट वो किस मुंह से वांग जी के सामने जाते। उन्हें खुद को ही इनसिक्योरिटी या बोलें कि वो खुद को ही अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे थे कि वो अपने भाई का सामना कर लें, वो वीजिंग का सामना कर लें। लान सेजन जो है ना वो अब ऐसे गिल्ट में जी रहे थे जो वो बता नहीं सकते थे, और ये गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा था जो कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे थे। और वो बस डिप्रेशन में जाते जा रहे थे। बस अपने आप को पूरी तरह से वो एकदम बोल सकते बर्बाद करने पर तुले हुए थे। हम दूसरी ओर देखते हैं अभी वीजिंग का काफ़ी अच्छे से चल रहा था, एंड ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और देखते ही देखते 5 मंथ हो गई। एंड अभी जो वांगजी था वो अपने बोल सकते हैं कि गुरुकुल में पढ़ा रहा था बच्चों को। एंड गुरुकुल का जो ओनर था वो वांगजी को बुलाता है। वांगजी आता है बोलते जी। एंड वांगजी की वजह से अब वहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे ना वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस किया करते थे, और भी मतलब सेक्ट के लोग वहाँ पर जो है ना वो आकर वांगजी से स्वॉर्ड प्रैक्टिस किया करते थे, क्योंकि हैंगवांगचुन का नाम बहुत ज़्यादा चलता है इसीलिए। एंड वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आकर वांगजी के साथ ही जो है ना वो करना चाहते थे स्वॉर्ड प्रैक्टिस, एंड जो भी था वो सीखना चाहते थे। तो वांगजी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। एंड ये सब देखने की वजह से जो गुरुकुल का ओनर था वो वांगजी को बोलता है कि हम आपको जो है ना वो अब ज़्यादा पे नहीं कर सकते हैं। एंड ये सुनने के बाद वांगजी शॉक, वो बोलता है क्या, क्योंकि वांगजी ने कहा था कि उसे अब ज़्यादा पेमेंट चाहिए क्योंकि उसकी फैमिली बड़ी हो रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें और भी चीज़ें चाहिए, तो वांगजी अब इतने कम पैसों में नहीं कर सकता है। एंड वो लोग अच्छे से वांगजी का फ़ायदा उठा रहे हैं। वांगजी दिन रात यहाँ पर मेहनत करता है एंड ये लोग उसे आधे से भी कम देते हैं पैसे। ये सब सुनने के बाद वांग जी देखता है गुस्से में और बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं इतने सारे यहाँ पर मतलब बच्चों को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवाता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता हूँ, और आप ये बोल रहे हो। वो बोलता है हमें माफ़ कर दीजिएगा। एंड इतने टाइम के अंदर उन लोगों को ये तो समझ आ गया था कि वांग जी जो है ना वो बोल सकते हैं कि जाएगा नहीं छोड़कर, उन्हें ये लग रहा था। बट वांग जी उनको देखकर बोलता है मैं आज ही यहाँ से काम करना बंद कर रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी तो वहाँ से चला जाता है। एंड वो गुरुकुल का जो ओनर था वो देखता रह जाता है और बोलता है कोई बात नहीं, जाएगा कहाँ पर, वापस यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि हाँ, यहाँ पर ही तो लोग आते हैं। एंड ये सुनने के बाद तो वो चले जाते हैं। उसे ऐसा लगा कि जैसे कि ये गुरुकुल है ना जो बहुत ही फेमस हो गया है, तब वो किसी और को भी ले आएगा। एंड वांग जी को ज़्यादा पेमेंट क्यों दे भाई वो, क्योंकि वांग जी ने कहा था कि उसे अब और भी ज़्यादा पैसे
चाहिए, उतने पैसे से तो काम नहीं चलेगा। और ये सही भी था, वांग जी जितने स्टूडेंट्स को करवाता है स्टडी उसके हिसाब से तो उसे बहुत पेमेंट मिलनी चाहिए थी, बट जो ओनर था ना वो लालची हो गया था। इसलिए वांग जी वापस आज सेक्ट वापस लौट आता है, यानी कि घर में वापस आता है। एंड अभी जो वैन फैमिली थी उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, क्योंकि वीइंग भी अपने तरीके से जो सिलाई बुनाई का जो काम था वो कर रहा था। एंड वीइंग ने काफ़ी सारी और भी चीज़ें स्टार्ट की थी यहाँ पर ग्रो करना। एंड बच्चे धीरे धीरे करके बड़े हो रहे थे, ऐसे ही करके टाइम चल रहा था। बच्चों जो है ना वो अभी बहुत से 6 मंथ के हो चुके थे। एंड हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी वापस आता है। आज वो बहुत परेशान था एंड वेनिंग को भी पता था कि क्या हुआ है। एंड जो बोलते हैं वेनिंग था उसे वांग जी ने मना किया था कि वो विंग को ना बताए, क्योंकि वो नहीं चाहता विंग परेशान हो। एंड ऐसे ही करके जो है ना 2 डेज़ बीत जाते हैं। वांग जी नहीं चाह रहा था बच्चों को बढ़ाने के लिए,